नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? सबकी बढ़िया चल रही होगी। चलो, आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हमारी जो क्यूबिट सीरीज चल रही है उसमें जो रिवीजन सेशन चल रहा है उसमें आज डे हमारा कौन सा है? 45 और 45 डे 45 के अंतर्गत हमारी क्यूबिट सीरीज के आज जो इकोनॉमी के 35 क्वेश्चन है उनको हम एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें एक कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोर्मर मॉडल पर आधारित थी। थर्ड, 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय तेज, अधिक समावेशी एवं सतत विकास था। और चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। आरपीसी में प्राय इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उसकी थीम क्या थी, या फिर वो किस योजना पर आधारित थी, उसकी जो सूत्रधार थे वो कौन थे, या फिर उसमें जो किस बात पर अधिक बल दिया गया या कौन से क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया, इसके बारे में आरपीसी प्राय क्वेश्चन पूछती है। तो इसके संदर्भ में देखते हैं, पहले देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस के नेतृत्व में बनाई गई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल जहां उस समय देश के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय बनाई गई थी, ये भी सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय तेज, अधिक समावेशी एवं सतत विकास है, ये गलत है। ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था इसकी प्रमुख थीम थी कि तेज, अधिक समावेशी एवं सतत विकास करना। कौन सी का थीम था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत पूछा है तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक घाटे को परिभाषित करता है? प्राइमरी डेफिशिएट। जब हमारी पहले क्यूबिट सीरीज चल रही थी तो उसमें हमने 2-3 बार इसके बारे में जो विभिन्न प्रकार के घाटे थे, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, उसके बाद में प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, उनके बारे में हमने चर्चा की थी कि ये क्या होते हैं। तो जो प्राथमिक घाटा होता है उसका मैंने फॉर्मूला बताया था। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। जो ब्याज दिया जाता है उसको अगर राजस्व घाटे में से माइनस कर देंगे तो जो शेष बचा घाटा है वो क्या कहलाता है? हमारा प्राथमिक घाटा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान घटाकर। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? सही हो गया कि राजकोषीय घाटे में से क्या निकालना है? ब्याज भुगतान को निकालना है। सेकंड स्टेटमेंट है कुल राजस्व व्यय एवं कुल राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर, इसको हम राजस्व घाटा कहते हैं। और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता, इसको हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति का उपकरण है? आरपीसी में प्राय इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि कौन सा राजकोषीय नीति का टूल है या फिर कौन सा जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, उसका उपकरण है। तो पहला देखते हैं राजकोषीय नीति का कौन सा है। जो जितने भी हम देखते हैं जो CRR, SLR, जितने भी ये रेट वाले होते हैं ना, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में। अब देखते हैं राजकोषीय नीति का कौन सा है? सार्वजनिक व्यय, बिल्कुल है। फिर है नकद आरक्षित अनुपात, ये नहीं है। नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो कौन सा होता है? मौद्रिक उपकरण होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा गलत हो गया। फिर कराधान, टैक्सेशन आते हैं, सार्वजनिक उधार भी आता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें दूसरा नहीं है। कौन सा है? ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 4 नंबर। तो इसको ध्यान में रखना, हर बार आरपीसी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। कौन से राजकोषीय नीति के उपकरण है, कौन से मौद्रिक नीति के उपकरण है, कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है, कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना। एक बार इसको देख लो। राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन से हैं? सरकारी खर्च, टैक्सेशन, कराधान, संतुलित बजट, ऋण प्रबंधन, हस्तांतरण भुगतान और सार्वजनिक उधार, ये राजकोषीय नीति के उपकरण है।
इसके बाद में मौद्रिक नीति के कौन कौन से हैं? मौद्रिक नीति में दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक में कौन कौन से हैं? खुला बाजार परिचालन, बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, LAF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये हो गई मात्रात्मक। फिर गुणात्मक में हम पढ़ते हैं प्रचार, ऋण का राशनिंग, ऋण के मार्जिन को समायोजित करना, उपभोग ऋण पर दर को समायोजित करना, नैतिक अनुनयन और प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये कौन से हैं? ये मौद्रिक नीति के गुणात्मक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है? फिर वापस पूछ ले किसका? इस बार मौद्रिक नीति का पूछा। तो अभी हमने जस्ट ऊपर कवर अप किया कि मौद्रिक नीति के कौन कौन से होते हैं। तो वैधानिक तरलता अनुपात बिल्कुल होता है, SLR, फिर LAF भी होता है, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई, चारों होते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? 1 नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? ये पूछा है, देखते हैं। जीडीपी हमेशा जीएनपी से, जीडीपी और जीएनपी का पूछा है इसके बारे में। तो इसके बारे में एक फॉर्मूला है, आप उसको याद रख लेना, आपका हो जाएगा जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से सृजित शुद्ध लाभ, या शुद्ध जो लाभ होता है वो, या फिर शुद्ध हानि भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? अभी देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जीडीपी हमेशा जीएनपी से अधिक होती है। जीडीपी क्या होती है? हमेशा जीएनपी से अधिक होती है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीडीपी और जीएनपी हमेशा बराबर हो या फिर कम हो। अब देखो, मान लो जीएनपी है 100 और जीडीपी हो गई 100, और विदेशों से सृजित जो लाभ हो गए वो मान लो 10 हो गया, तो जीएनपी कितनी हो गई? 110 हो गई। तो ये दोनों क्या हो गए? बराबर नहीं हुए। मान लो जीडीपी हमेशा जीएनपी से कम होती है, तो जीडीपी हमेशा जीएनपी से कम भी नहीं होती है, क्योंकि मान लो किसी वर्ष विदेशों से जो सृजित लाभ है वो हो सकता है किसी वर्ष सकारात्मक हो और किसी वर्ष नकारात्मक हो। मान लो किसी वर्ष सकारात्मक हो गया तो फिर वो अधिक हो जाएगा, किसी वर्ष नकारात्मक हो तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है कि जीडीपी जीएनपी के बराबर होती है जब विदेशों से शून्य हो जाता है। ये पूरा मान लो शून्य हो जाता है, इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया तो जीडीपी और जीएनपी बराबर है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मान लो 100 है और यहाँ पर भी जीडीपी 100 है, प्लस कितना करना है हमें? विदेशों से सृजित आय कितनी है? 0। तो 100 बराबर क्या हो गया? 100, मतलब क्या हो गया? जीडीपी और जीएनपी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट थर्ड है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भार थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई की तुलना में अधिक होता है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं दर्शाता, जबकि सीपीआई दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख उपायों के रूप में डब्ल्यूपीओ को अपनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में पूछा है, तो इनको एनालिसिस कर लेते हैं। इनमें स्टेटमेंट क्या सही है क्या गलत है। पहला है, सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भार थोक मूल्य की तुलना में अधिक होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम पढ़ते हैं जब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पढ़ते हैं तो जो सीपीआई होता है इसमें मुख्य जो भारांश होता है वो खाद्य पदार्थों का होता है, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई में जो मुख्य भारांश होता है वो किसका होता है? विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज्यादा होता है। फिर जो सीपीआई होता है इसमें वस्तु एवं सेवा दोनों को वेटेज दिया जाता है, वस्तु एवं सेवा दोनों को, जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को वेटेज दिया जाता है, सेवाओं को वेटेज नहीं दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, क्योंकि सीपीआई में खाद्य जो पदार्थ है उनका भारांश अधिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, जबकि सीपीआई दर्शाता है। ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। हमने अभी पढ़ा है कि सीपीआई के अंतर्गत वस्तुएं सेवाएं दोनों होती है, जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तु होती है, सेवा नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? सही। थर्ड स्टेटमेंट है कि आरबीआई ने अब मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख उपायों के रूप में डब्ल्यूपीओ को अपनाया। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। वर्तमान में जो भारत में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है वो उसका आधार क्या है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे वर्तमान में मुद्रास्फीति का मापन किया जाता था। 2014 से पहले डब्ल्यूपीआई को मापन का आधार था, परंतु उर्जित आर पटेल की सिफारिश पर है, जो कि
WPI के स्थान पर हमने CPI को अपनाया। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा है? तो आंसर हमारा 1 हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे? क्वेश्चन का मतलब हो गया कि कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी, मुद्रास्फीति क्या होगी? नियंत्रित में होगी। सबसे पहले देखते हैं मुद्रास्फीति होती कब है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे करेंगे। मुद्रास्फीति का मतलब सीधा सा मतलब है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, ठीक है, उस पैसे को कैसे कम करेंगे वो टूल देखने हमें कि इन टूलों की सहायता से हम, इन उपकरणों की सहायता से हम मार्केट में पैसा कम कर सकते हैं या नहीं, वो क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है सरकार के अनावश्यक व्यय में कमी। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। कैसे? सरकार के अनावश्यक व्यय में अगर कमी होती है तो मार्केट में मुद्रास्फीति कम हो जाती है। कैसे हो जाती है? मान लो सरकार क्या करती है, मार्केट में ज्यादा खर्च करती है, इन्वेस्ट करती है। सरकार इन्वेस्ट कैसे करती है? मान लो सरकार ने अपने जो किसी परियोजनागत या फिर आधारभूत ढांचा के विकास के लिए कोई योजना बना दी, ठीक है, मान लो सड़क का बड़ा टेंडर निकाल दिया या फिर एजुकेशन या फिर हेल्थ में किसी भी डिपार्टमेंट में सरकार पैसे खर्च करती है। तो मान लो सड़क में ज्यादा सरकार पैसे खर्च करी, सड़क विभाग में, ठीक है, तो उससे क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे संबंधित जितनी भी कंपनी है या मजदूर है उनको रोजगार मिलेगा, तो उनके पास पैसा ज्यादा आएगा। उनके पास पैसा अगर ज्यादा आएगा तो वो मार्केट में जाकर क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाएगी। तो सरकार अगर पैसों में जो अनावश्यक व्यय में कमी कर देती है, तो कमी करेगी तो क्या होगा? मार्केट में पैसा कम जाएगा, और पैसा अगर मार्केट में कम होगा तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है लोगों की बचत में वृद्धि। अगर जो देश की आम जनता अगर बचत अधिक करेगी, तो बचत अधिक करेगी तो वो क्या करेगी? पैसे ज्यादा मार्केट में खर्च नहीं करेगी, और जब मार्केट में वो पैसे खर्च नहीं करेगी, जो लोग हैं जो कि अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखेंगे, तो जो पैसे हैं वो मार्केट में ज्यादा नहीं जाएंगे, और अब जब वो मार्केट में ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे तो मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगी, और जब मार्केट में डिमांड कम होगी तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमारा सेकंड भी सही हो गया। तीसरा है अधिशेष बजट। अधिशेष बजट का मतलब होता है सरकार जितना खर्च करी है उससे ज्यादा अगर सरकार के पास पैसा हो तो उसी को क्या कहेंगे हम? अधिशेष बजट। सरकार के पास ज्यादा पैसा कब होगा? जब सरकार है जो कि टैक्स को बढ़ा देती है, कर प्रणाली को बढ़ा देती है। जब सरकार कर बढ़ेगी तो क्या होगी? लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो मार्केट में वो डिमांड कम करेंगे, और जब मार्केट में डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी? नियंत्रित हो जाएगी। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फिर है सार्वजनिक ऋण की अदायगी में रोक। सार्वजनिक इकोनॉमी में मतलब क्या होता है? हमने कई बार पढ़ा है कि सरकारी ऋण, तो अगर सरकार ऋण नहीं देगी तो सरकार ऋण पे रोक लगा लेगी तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा बच जाएगा, आम जनता के पास पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और पैसा कम होगा तो मार्केट में डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो क्या होगी? इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कदम मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है? मतलब ये अप्लाइड क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति के मतलब कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है? तो हमने 4 इंटर दे रखे हैं। रेपो दर में वृद्धि, अप्रत्यक्ष कराधान दर में वृद्धि, प्रमुख कृषि उत्पादों के बफर स्टॉक का उचित रखा, और कच्चे तेल के उत्पादन में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? सही हमें चुनना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेपो रेट में वृद्धि होने से क्या मुद्रास्फीति बढ़ती है या घटती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट क्या होती है? आरबीआई द्वारा बैंकों को जो अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो ऋण दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? हम रेपो रेट कहते हैं। कौन दे रहा है? देने वाली संस्था आरबीआई, और किसको दे रही है? जितने भी शेड्यूल बैंक है, अनुसूचित बैंक है, उनको जो ऋण दिया जाता है उसकी ब्याज दर क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। तो अगर मान लो रेपो रेट में वृद्धि हो जाती है, तो रेपो रेट में वृद्धि हो गई मतलब क्या हो गया? आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी। अब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाती तो बैंकों के पास क्या आएगा? जितना पैसा आएगा तो बैंक भी क्या करेंगे? आम जनता को जितना पैसा देंगे उसकी ब्याज दर ज्यादा होगी। अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? बैंकों से कम पैसा लेंगे, और बैंकों से कम पैसा लेंगे तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा
कम होगा, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो मार्केट में मांग ज्यादा सर्जित नहीं होगी, और मांग सर्जित नहीं होगी तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं आएगी। तो रेपो रेट में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है। अगर रेपो रेट में कमी हो जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। कैसे? अगर रेपो रेट में कमी हो जाएगी तो क्या करेगी, आरबीआई बैंकों को जो ब्याज दर देगी वो सस्ते ब्याज पर लोन देगी, और बैंक फिर क्या करेंगे, जनता को भी सस्ते ब्याज दर पर लोन देगी। तो जनता क्या करेगी, ज्यादा बैंकों से पैसा लेगी, और जब जनता पैसा ज्यादा लेगी तो वो क्या करेगी, मार्केट में जाकर डिमांड करेगी, और मार्केट में जब डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन की स्थिति आएगी। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा है अप्रत्यक्ष कराधान दर में वृद्धि। अप्रत्यक्ष कर में अगर वृद्धि करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु एवं सेवाओं पर जो कर लगता है, मान लो चावल पर कर है वो सरकार ने बढ़ा दिया, तो अब क्या होगी, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले चावल 100 रुपए होता था, ठीक है, अब सरकार ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया, तो मान लो कीमत 105 रुपए हुई, तो 105 रुपए हुई तो क्या हो गया, इसकी कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ने क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। प्रमुख कृषि उत्पादों के बफर स्टॉक का उचित रख रखाव करना। जितने भी स्टॉक, कृषि स्टॉक है उसके लिए जो बफर स्टॉक का मतलब क्या होगा, जितने भी कोल्ड स्टोरेज वगैरह है उनका अगर ढंग से रख रखाव होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसको देखना है। थर्ड स्टेटमेंट है कि प्रमुख कृषि उत्पादों के बफर स्टॉक का उचित रखरखाव। अगर सरकार कृषि उत्पादों के जो जितने भी स्टोरेज है उनका सही तरीके से अगर रख रखाव करेगी तो क्या होगा, पर कृषि उत्पाद खराब नहीं होगा, और जब कृषि उत्पाद खराब नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी उपलब्धता बनी रहेगी। जब उपलब्धता किसी चीज की बनी रहती है तो मार्केट में उसकी ज्यादा मांग नहीं बढ़ती है, मांग नहीं बढ़ती है तो वो मुद्रास्फीति का कारण नहीं बनती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा है कच्चे तेल के उत्पादन में कमी। अगर कच्चे तेल के उत्पादन में कमी हो जाएगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है, परिवहन की लागत है, परिवहन की लागत बढ़ जाएगी। परिवहन की लागत बढ़ने से वस्तु एवं सेवाओं की जो मूल्य है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और उससे क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो हमारा चौथा ऑप्शन भी सही है। तो कौन सा सही है, और 2 नंबर और 4 नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है एसएलआर के बारे में। एसएलआर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो एसएलआर के बारे में हमने पहले की क्यूबिट सीरीज उसमें बहुत बार पढ़ा है। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, आरबीआई के नियमों के अनुसार जितने भी शेड्यूल बैंक होता है उनको अपनी डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर भाग है जो कि सरकारी परिसंपत्तियों में जमा करवाना होता है। किसके पास जमा करवाना होता है, सरकार के पास, और उस पर सरकार किसी भी प्रकार का ब्याज है वो देती है, उसी को क्या कहेंगे हम, एसएलआर। ये जो सरकार के पास पैसा जमा कराया जाता है या तो कैश में या फिर गैर कैश में भी इसको जमा करवाया जा सकता है, नकद या गैर नकद में। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या देता है, यह बैंकों की कुल जमा राशि का अनुपात है जिसे आरबीआई के पास जमा करवा, नहीं सर, आरबीआई के पास जमा इसको नहीं करवाया जाता है, इसको किसके पास जमा करवाया जाता है, सरकार के पास। दूसरा है इसे नकद गैर नकद के रूप में रखा जा सकता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, तो केवल 2 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिजली, कोयला, सीमेंट, उर्वरक, इस्पात दिए गए मुख्य उद्योगों में से उन्हें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में उनके भार के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इसकी गणना है जो कि 2011-12 वर्ष के आधार पर की जाती है। इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12। इसमें मुख्यतः जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसको देखा जाता है, कोर उद्योग। ये RS 2021 का मेंस था, उसमें इकोनॉमी का पहला क्वेश्चन था कि 8 कोर उद्योगों के नाम लिखने हैं। तो उसमें भार के हिसाब से हमें देख लें तो सबसे ज्यादा भार होता है वो होता है हमारे उर्वरक का। उर्वरक के बाद में हमारा जो अगला होता है वो होता है सीमेंट का। सीमेंट के बाद में हमारा जो अगला होता है वो होता है कोयले का। कोयले के बाद में इस्पात का, और सबसे लास्ट में किसका होता है, बिजली का। तो उर्वरक यानी कि 4, 3, 2, 5, 1, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 5, 1,
4 3 2 5 1, 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, एफआरबीएम एक्ट 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने जैसा कि जो प्रीवियस की हमारी जो क्यूबिट सीरीज थी उसमें पढ़ा था कि एफआरबीएम एक्ट है वो 2003 में लाया गया था। किसके लिए? राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए, राजकोषीय प्रबंधन के लिए और राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए। राजकोषीय समेकन का मतलब क्या हो गया? सरकार अपने व्यय को कम करना चाहती है और अपने आय का क्या करना चाहती है? अधिकतम करना चाहती है आय को, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे? राजकोषीय समेकन, यानी राजकोषीय घाटे को कम करने के जो उपाय होते हैं उसको क्या कहते हैं? राजकोषीय समेकन। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि यह राजकोषीय समेकन के लिए एक कानूनी संस्था का ढांचा प्रदान करता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है यह अधिनियम मौद्रिक नीति को राजकोषीय नीति से स्वतंत्र करता है, ये भी ठीक है। फिर सरकार प्राकृतिक आपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य असाधारण आधारों पर राजकोषीय समेकन के मार्ग से हट सकती है। इसमें यह भी प्रावधान किए गए कि कोई अप्राकृतिक घटना होगी तो इसकी वजह से जो हमने टारगेट डिसाइड किए उस टारगेट को क्या किया जा सकता है? एक बार के लिए वापस से चेंज किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है? इसमें हमारे चारों कथन ही सही है। हमने पहले भी पढ़ा है कि एफआरबीएम एक्ट है उसकी जो प्रमुख लक्ष्य थे वो थे कि राजकोषीय घाटे को 3% तक करना और राजकोषीय घाटे को कितना करना? 0.0% तक करना हमारा इसका लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है? विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है उसका कौन सा हिस्सा है? सबसे पहले विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, स्वर्ण भंडार, एसडीआर और आईएमएफ में जो रिजर्व ट्रेंच होता है वो। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें हमारे चारों स्टेटमेंट है वो विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद कर लेना अच्छे से, पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति हमने जैसा कि पढ़ा है कि जो रेमिटेंस से प्राप्त होने वाला पैसा है वो कौन सा कैसा कहलाता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कहलाती है। फिर जितना भी जो गोल्ड होता है वो किस में कहलाता है? विदेशी में कहलाता है। फिर एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंतर्गत, जो हम आईएमएफ जब पढ़ते हैं आईएमएफ के अंतर्गत एसडीआर पढ़ते हैं। तो आईएमएफ के अंदर क्या होता है? आईएमएफ जितने भी अपने सदस्य देश हैं उनमें पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है, जो भुगतान होता है वो एसडीआर के माध्यम से होता है, ठीक है। ये कोई मतलब फिजिकल मुद्रा नहीं होती है, ये क्या होती है? ये एक वर्चुअल मुद्रा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा होती है। और इसका मापन है वो 5 मुद्राओं के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है। मतलब 5 मुद्राएं हैं उनको उनके आधार पर इसके मूल्य का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। 5 मुद्राएं कौन कौन सी है? एक तो पाउंड, ब्रिटिश पाउंड है, एक यूरो है जो कि यूरोपियन संघ का है, एक यूएसए का डॉलर और जापान का येन और रेन मिनबी है जो कि चाइना की। इन 5 के सापेक्ष है जो कि एसडीआर का मूल्यांकन किया जाता है। फिर है जो कि आईएमएफ में रिजर्व स्थिति, आईएमएफ जितने भी देश आईएमएफ के सदस्य होते हैं उनको वहां पर पर्टिकुलर एक पैसा जमा करवाना होता है। जो 25% पैसा होता है वो सॉफ्ट करेंसी के रूप में और 75% पैसा होता है वो हार्ड करेंसी के रूप में। तो जो वहां पर पैसा जमा करवाया जाता है उस पैसे को क्या कहा जाता है? रिजर्व ट्रेंच। तो वो भी किसमें कहलाता है? विदेशी मुद्रा भंडार में माना जाता है। तो ये ऑप्शन चारों हमारे सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने AHHSOH परियोजना में भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र। तो विश्व बैंक है, इसके द्वारा AHHSOH परियोजना है इसमें शामिल हो गया है। ये AHHSOH परियोजना क्या है? एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ प्रोजेक्ट। मतलब क्या हो गया कि जितने भी पशु है उनके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए यह परियोजना पशुपालन और डेयरी विभाग और विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है और यह वर्तमान में भारत के 5 राज्यों में इसको लागू किया गया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया? वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 2 नंबर सही हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछा है, बहुत बार हमने पढ़ लिया। कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। इसे 2023-24 में लॉन्च किया गया। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ये योजना कब आई थी सबको पता है? 2023 में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 1 नंबर इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा और उसमें तेजी लाने वाली योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? आरबीआई, यूएनडीपी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। हमने कल हमारी इकोनॉमी सर्वे की जो क्लास चल रही थी उसमें हमने पढ़ा था एक परियोजना है, उसका नाम है रैंप।
राइजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और ये किसकी परियोजना है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परियोजना है और यह परियोजना 2022 में शुरू की गई थी। तो रैम परियोजना किससे संबंधित है? एमएसएमई से। किसके द्वारा शुरू की गई है? आरबीआई के द्वारा। और इसका जो वित्त पोषण करने वाली संस्था है वो कौन सी है? वर्ल्ड बैंक इसकी है, जो कि वित्त पोषण करने वाली प्रमुख संस्था है। तो इसको रैंप को आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में ये इस प्रकार के क्वेश्चन है वो प्राय पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन माहिर एक संयुक्त पहल है। किस डिपार्टमेंट की एक पहल है? वित्त मंत्रालय और विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा एवं एमएसएमई मंत्रालय, आरबीआई और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान मिशन है, ये भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका मिशन है। हमने ये क्यूबिट सीरीज के अंतर्गत इसको पढ़ा था। माहिर मिशन, माहिर मिशन क्या है कि ऊर्जा क्षेत्र में नवीन तकनीकों का प्रयोग करना, और ये तकनीकी कैसे होगी? स्वदेशी तकनीकी होंगी। तो स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग करना किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में। ये हमारा है माहिर मिशन। तो आंसर क्या होगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, लखपति दीदी योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे 2021 में लॉन्च किया गया था और सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को घर और अपने समुदाय में प्रभावशाली बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये भी गलत हो गया। लखपति दीदी योजना 2021 में शुरू नहीं हुई थी और सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं का ना होकर कितना है? 3 करोड़ महिलाओं का। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1। इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, लखपति योजना कब शुरू हुई थी? लखपति दीदी योजना 2023 में शुरू हुई थी। फिर है, बाजार मूल्य और कारक लागत के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका एक फॉर्मूला है, उसको हम देख लेते हैं कि जो बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य बराबर कारक लागत, कारक लागत माइनस इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ये इसका क्या होगा? फॉर्मूला। यहां क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वापस देख लेते हैं इसका फॉर्मूला एक बार। बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। तो बाजार मूल्य में से अगर कारक लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़ना है और अगर सब्सिडी को हम घटा देंगे तो जो शेष बचा होगा उसको क्या कहेंगे? हम बाजार मूल्य कहेंगे। तो कौन सा अंतर बराबर होता है? तो पहला स्टेटमेंट है अप्रत्यक्ष करों का भुगतान नहीं, दूसरा प्राप्त सब्सिडी नहीं, तीसरा पूंजीगत खपत नहीं, चौथा अप्रत्यक्ष करों का भुगतान घटा प्राप्त जो सब्सिडी होगी, वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। पहला है पूंजीगत वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। इधर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है। पूंजीगत वस्तुएं क्या हो गई? मशीन है वो पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिसके द्वारा किसी भी उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? पूंजीगत वस्तुएं। दूसरा है उपभोग वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, उसको क्या कहेंगे हम? उपभोग वस्तुएं। तो आंसर हमारा हो गया सी। फिर मध्यवर्ती वस्तुएं, वे वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ठीक है। जैसे तांबा हो गया, वो क्या हो गया? बर्तन के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो वो क्या होगी? मध्यवर्ती। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सी ए। बी सी ए हमारा आंसर हो गया। आंसर नंबर हमारा क्या हो गया? सेकंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्थिक तत्वों पर विचार कीजिए। उद्यमशीलता, पूंजी, भूमि, श्रम उपयुक्त में से कौन से है जो कि उत्पादन के चारों कारकों का हिस्सा माने जाते हैं? जो उत्पादन के 4 कारक होते हैं उसमें कौन कौन से शामिल है? एक तो है उद्यम, दूसरा है भूमि, तीसरा है श्रम
और चौथा है पूंजी। ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद के कारक कहलाते हैं, उत्पाद कारक। तो कौन से में चारों स्टेटमेंट सही है? तो आंसर क्या होगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास एक मात्रात्मक अवधारणा है, यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। विकास एक गुणात्मक पहलू है, यह सभी की दृष्टिकोण से हमेशा सकारात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? सबसे पहले देखते हैं विकास क्या होता है। तो विकास क्या होती है? एक मात्रात्मक अवधारणा होती है, अर्थात विकास को हम माप सकते हैं। जैसे देश की आर्थिक विकास है वो 8% है, तो ये क्या होता है? मापा जा सकता है। और ये कभी भी पॉजिटिव होता है तो कभी क्या होता है? नेगेटिव भी हो सकता है। विकास दर है वो -8% चली गई, +7% चली गई, तो क्या कर सकता है? विकास को हम मापा जा सकते हैं। परंतु जो आर्थिक समृद्धि होता है उसको, आर्थिक समृद्धि उसको हम नहीं माप सकते। वो क्या होता है? एक गुणात्मक पहलू होता है कि लोगों का जीवन स्तर कितना है, उनकी प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है, वो क्या होगी? आर्थिक समृद्धि में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा, विकास एक गुणात्मक पहलू है, नहीं, विकास गुणात्मक पहलू नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? केवल 1। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के विभिन्न प्रकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है? अब देखते हैं। नॉमिनल जीडीपी, नामात्र की जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्यों पर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, बिल्कुल सही है। नॉमिनल जीडीपी है जो कि वर्तमान बाजार मूल्य पर निर्भर आधारित होती है। सेकंड है वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी है वो स्थिर कीमतों पर आधारित होती है। थर्ड है नामात्र जीडीपी, वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन किसी देश की आर्थिक गतिविधियों की वर्तमान वस्तुगत स्थिति को पकड़ने के बजाय यह एक अर्थव्यवस्था द्वारा समय की अवधि में बनाए जा रखने वाले उच्चतम स्तर के उत्पादन का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये नामात्र की जीडीपी का ना होकर किसके बारे में दिया हुआ स्टेटमेंट? वास्तविक जीडीपी के बारे में दिया हुआ। और लास्ट है संभावित जीडीपी, सभी क्षेत्रों में 100% रोजगार, स्थिर मुद्रा, स्थिर उत्पाद कीमतों के साथ जो आदर्श स्थिति होती है, जो आदर्श इकोनॉमिक स्थिति होती है कि जितनी डिमांड चाहिए उतना ही क्या हो गया? प्रोडक्शन हो रहा है। जितने भी देश में लोग हैं 100% क्या हो रहा है? रोजगार होता है। उसको क्या कहेंगे हम? संभावित जीडीपी। तो ये एक आइडियल इकोनॉमिकली सिचुएशन होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा गलत है? हमारा 3 नंबर स्टेटमेंट इसका गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में कौन सा शामिल नहीं है? आय विधि के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है ये देखते हैं। तो सबसे पहले, किसी फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, निश्चित पूंजी के उपयोग के लिए प्रदान किया जाने वाला मुआवजा, भूस्वामी को दिया जाने वाला भूमि किराया और कच्चा माल खरीदने में होने वाला व्यय। तो कौन सा नहीं है? तो हमारा 4 नंबर सही नहीं है। तो जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उसमें 3 विधि होती है, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम आय विधि। तो आय विधि के अंतर्गत कौन सा फैक्टर होता है? एक तो होता है मजदूरी, एक होता है ब्याज, एक होता है हमारा किराया और एक होता है हमारा लाभ। इन चारों से मिलकर क्या बना होता है? आय विधि होती है। तो जो व्यय होता है वो व्यय इसमें शामिल नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, असमानता माप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोरेंज वक्र, यह आय असमानता की डिग्री की गणना करता है। फिर है गिनी गुणांक, यह किसी अर्थव्यवस्था में आय के वितरण को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। लोरेंज वक्र है, यह किसी अर्थव्यवस्था में आय के वितरण को मापता है, ये सही है। और गिनी गुणांक क्या करता है? आय के असमानता की डिग्री में मापता है। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी जाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है? अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब रोजगार वृद्धि की दर बेरोजगार आबादी में वृद्धि की दर से कम हो, गलत है। दूसरा है ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था की बेरोजगार आबादी रोजगार पाने के लिए प्रोत्साहित महसूस न करे, ये इसको क्या कहेंगे हम? बेरोजगारी दर। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे मान लो सरकार किसी को बेरोजगारी बता दे रही है पर महीने 10,000 या 15,000 रुपए,
तो फिर कुछ लोग क्या करेंगे, उनको जरूरत है, वो सोचेंगे हम काम क्यों करें, जब सरकार हमें पैसे घर बैठे ही दे रही है तो हम क्यों रोजगार के लिए कहीं भटकने, हमें जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं, रोजगार पाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उसी को क्या कहेंगे हम, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चक्रीय बेरोजगारी का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में मांग की कमी और आर्थिक गतिविधियों में मंदी है। जो चक्रीय बेरोजगारी होती है वो इकोनॉमी में जो मांग एवं आपूर्ति से संबंधित होती है। किससे संबंधित, मांग एवं आपूर्ति से। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है उस समय क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर डिमांड कम है तो उस समय क्या हो जाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, चक्रीय बेरोजगारी। दूसरे, श्रमिकों द्वारा अपनी पिछली नौकरी छोड़ने और नई नौकरियों की तलाश करने के कारण अर्थव्यवस्था में व्याप्त बेरोजगारी की न्यूनतम मात्रा को अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। नहीं, इसको हम कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। कुछ श्रमिक क्या करते हैं, अपनी पुरानी जॉब को छोड़ देते हैं, उसके स्थान पर कुछ नई जॉब को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो उनके जो दोनों के बीच में जो गैप टाइम पीरियड होता है उसमें उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। फिर संरचनात्मक बेरोजगारी, आमतौर पर जो कौशल में बेमेल होता है। मान लो कंपनी को जितना कौशल चाहिए उतना श्रमिक के पास कौशल नहीं है, इस वजह से उसको अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो उसको क्या कहेंगे हम, संरचनात्मक बेरोजगारी। फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी में हमने पहले भी पढ़ रखा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में जितने काम करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत होती है, अगर उनसे ज्यादा वहां पर काम करने में संलग्न लोग हैं तो उससे क्या होगा, जो उत्पादकता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लो एक किसान के पास 2 हेक्टेयर जमीन है और वहां पर काम करने के लिए 3 किसान सफिशिएंट है और उस परिवार में 6 लोग उसी काम को करने में लगे हुए हैं, तो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो 2-3 लोग अन्य एक्स्ट्रा है वो क्या कहेंगे, वो किस में आएंगे, इस प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करता है। मुद्रा आपूर्ति का दे रखा है, कौन सा स्टेटमेंट है वो, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेगा। मुद्रा आपूर्ति का वृद्धि करेगा, इसका मतलब मार्केट में कौन सी कारक है जिसकी वजह से मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा। मुद्रा आपूर्ति का मतलब सीधे सीधे ये हो गया। अब पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करना। केंद्रीय बैंक अगर सरकारी प्रतिभूति जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है अगर उसको खरीदेगी तो क्या करेगी, गवर्नमेंट ने खरीदा तो खरीदने के बाद क्या होगा, मार्केट में पैसा गया, मार्केट में पैसा गया तो क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है वाणिज्यिक बैंक में मुद्रा जमा करना। अगर कोई व्यक्ति बैंक में जाकर अपने पैसे जमा करता है तो पैसे जमा करने से क्या होगा, मार्केट में पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मतलब क्या, मुद्रा की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है कि केंद्रीय बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट की दर में वृद्धि करना। हमने पहले भी पढ़ा है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंकों द्वारा, बैंक है जो कि अगर आरबीआई को पैसे दे, मान ले किसी बैंक के पास ज्यादा पैसा हो, ठीक है, तो अधिशेष राशि को वो क्या करती है, आरबीआई के पास जमा करवा देती है, उस पर आरबीआई क्या देता है, ब्याज दर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अगर इसमें दे रखा है कि अगर केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो रेट की दर को बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा, मान लो कोई बैंक है उसके पास पैसा ज्यादा है, अब उसको क्या करा है कि रिवर्स रेपो रेट की दर बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा, बैंक जो आरबीआई को पैसा देगा उसमें बैंक को ज्यादा ब्याज दर मिलेगा। तो अगर बैंक को ज्यादा ब्याज मिलेगी तो बैंक क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा किसको देगी, आरबीआई को देगी। तो आरबीआई को ज्यादा पैसा देगी तो आम जनता के लिए जो लोन वगैरह है उनकी व्यवस्था क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। उसकी कम होने से क्या हो जाएगा, मार्केट में जो मुद्रा की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगला है केंद्रीय बैंकों द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करना। अगर केंद्रीय बैंक मार्केट में जाकर सरकारी जो प्रतिभूति है उसको बेचेंगे तो अगर आरबीआई बेचेगी तो क्या होगा, लोगों से पैसा लेगी। जब लोगों से पैसा लेगी तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब मार्केट में मुद्रा की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट करेगा, केवल एक करेगा। तो आंसर हमारा एक सही है। अगला क्वेश्चन, बैंक एवं आरबीआई के बीच पुनर्खरीद समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रीपर्चेज जो एग्रीमेंट होता है
उसके संदर्भ में पूछा है। जो रीपरचेज एग्रीमेंट होता है उसमें मुख्यतः दो चीज होती है, एक रेपो रेट होती है और एक क्या होती है, ट्रिपल आर रिवर्स रेपो रेट होती है। तो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह वह दर होती है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। इसमें क्या करता है, जो आरआर में होता है रेपो रेट में क्या करता है, बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि यह आरबीआई की मौद्रिक एवं ऋण नीति में प्राथमिक उपकरण है, बिल्कुल सही है। और इसमें आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन धन उधार देता है, नहीं। हमने रेपो रेट के अंदर यह पढ़ा कि इसके द्वारा आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण उधार दिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये दीर्घकाल वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर हमारा 3 गलत। फिर सही स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सही स्टेटमेंट हमारा हो गया 1 और 2 ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूंजी बजट का हिस्सा नहीं है। हमने पढ़ा पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, राजस्व आय और राजस्व व्यय, जब हमारी क्यूबिट सीरीज चल रही थी हमने पूरा उसको पढ़ा था डिटेल में। अभी पूछा है कि पूंजीगत बजट का हिस्सा नहीं है, मतलब पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले विनिवेश बिल्कुल पूंजीगत का हिस्सा होता है। हमने पहले भी पढ़ा कि विनिवेश से जो हम धन प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, पूंजीगत आय कहते हैं। फिर राज्यों द्वारा उधार या ऋण के पुनर्भरण के रूप में प्राप्त धन, जो इससे धन प्राप्त मिलता है वो क्या होता है, हमारा पूंजीगत आय होती है। फिर है कर के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित धन, ये क्या कहलाता है, राजस्व आय कहलाती है। ये राजस्व, तो ये पूंजीगत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा 30 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में पशुधन की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, बिल्कुल सही है। भारत भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश, बिल्कुल सही है। और बकरी के मांस का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि बकरी के मांस का कौन सा है, सेकंड सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमी में डच रोग का क्या मतलब होता है, डच डिजीज क्या स्थिति होती है। डच डिजीज का मतलब इकोनॉमी के अंतर्गत, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी के किसी पर्टिकुलर एक भाग में वृद्धि हो रही है और अन्य भाग में वृद्धि नहीं हो रही है, उसको क्या कहते हैं, हम डच डिजीज कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जहां प्राकृतिक संसाधनों के धीमे विकास से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, नहीं। ऐसी स्थिति जहां पर प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र के तीव्र विकास से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में गिरावट आ रही है, बिल्कुल। इसका मतलब ये होगा कि जो मेनली इसमें प्राकृतिक संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र से एक पर्टिकुलर क्षेत्र का तो विकास हो रहा है, परंतु जो अन्य क्षेत्र है उनका विकास नहीं हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, डच डिजीज। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, 2 नंबर। अगला करंट से संबंधित है, वधवन बंदरगाह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछा है। वधवन बंदरगाह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वधवन कौन सा होगा, हमारा 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। सेकंड स्टेटमेंट है यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित है, बिल्कुल सही। अगला है वधवन बंदरगाह परियोजना लिमिटेड का प्रबंधन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण एवं महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, बिल्कुल सही है। बंदरगाह के भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह और सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने की उम्मीद है, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो गलत कौन सा है, वधवन है, जो कि भारत का 13वां बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, भास्कर पहल किससे संबंधित है। वित्तीय समावेशन से, क्रेडिट सिस्टम से, बैंकिंग सुधार से, स्टार्टअप इकोसिस्टम से और अनुत्तरित उत्तर। तो जो भास्कर पहल है वो स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है इससे संबंधित है, ऑप्शन हमारा 4 सही है। जो भास्कर पहल है वो DIIT भारत के स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल, इसका पूरा नाम क्या है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल इसका नाम है। और इसको कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, उसके द्वारा इसको जारी किया गया। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो स्टार्टअप के क्षेत्र में इकोसिस्टम है उसको सुदृढ़ करना, ताकि देश में स्टार्टअप की संख्या वो वृद्धि हो सके। स्टार्टअप में है जो कि लोगों के कौशल विकास को बढ़ावा देना, ये इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है, देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है जीएसटी परिषद के बारे में पूछा है। इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जीएसटी परिषद क्या होती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 279A में है
और जीएसटी परिषद की संरचना में पढ़ा कि देश के केंद्रीय बैंक, जो देश का वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और इसके सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री और जितने भी राज्य और केंद्र शासित यूटीज है उनके जो वित्त मंत्री होते हैं उसके सदस्य होते हैं, और इनके जो निर्णय लिए जाते हैं वो 3/4 मत से दिए जाते हैं। मतलब कुल का कितना 3/4, अगर बहुमत एक पक्ष में होगा तभी निर्णय लिए जाएंगे। और जो केंद्रीय वित्त मंत्री है उसका जो वोट शेयरिंग है वो 1/3 है, और जो शेष स्टेट है उनका वोट शेयरिंग कितना है, 2/3 है। तो देखते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/3 बहुमत द्वारा लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा। फिर जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र सरकार के मत का मूल्य कुछ मल्लों के 2/3 के महत्व के बराबर होगा। 2/3 नहीं, कितना है, 1/3 है। ये हमारे जो केंद्रीय सरकार का वित्त मंत्री होता है उसका वोट जो वेटेज होता है वो कितना है, 1/3 है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट हमारा 2 गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा की M1 परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो M1 के अंतर्गत हमने दिया हुआ है रिजर्व, मुद्रा, मांग जमा और समय जमा। तो M1 के हम मुद्रा और जो मांग जमा है उसको हम M1 कहेंगे। M1 मतलब जनता के पास जो पैसा है वो, जनता के पास धन प्लस जितने भी बैंकों में मांग जमा है वो, और आरबीआई के पास जो भी अन्य धन है, आरबीआई के पास जो भी एक्स्ट्रा धन है वो क्या कहलाता है, M1। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो तरलता होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, M1 की सबसे ज्यादा तरलता होती है। तो मुद्रा और मांग जमा किसमें हो जाती है, M1 में शामिल होती है। तो मुद्रा एवं मांग जमा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। तो ये था आज का हमारा एक्सप्लेनेशन। आज इसी के साथ हमारी क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।